सुविधा ये है कि अगर किसी कारण से आपका क्लास मिस हो गया, अगर किसी कारण से आपका क्लास मिस हो गया, तो ये पूरे क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो इसी ऐप पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से अगर छूट गया क्लास, तो लेकिन छोड़िएगा मत। मई का महीना चल रहा है, देखिए हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज करके क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण दिवस करके। कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, एमटीएस का दीजिए, या भी जी या भी एसएससी जीडी का वैकेंसी आया था, फिर रुक गया, फिर अभी आएगा। तो कोई भी एग्जाम में एक प्रश्न या दो प्रश्न महत्वपूर्ण जो दिवस होता है वहां से पूछा जाता है। तो अभी चूंकि मई का महीना चल रहा है, तो ये मई के महीने में जो महत्वपूर्ण दिवस है वो आप लोगों को लिख लेना होगा। देखिए, होता आपको करना क्या है कि अपनी कॉपी में एक महीने के लिए एक पेज, मतलब 12 महीने होते हैं ना साल के, तो 12 पेज को अलग कर देना है, और 12 पेज में एक पेज में जनवरी, फिर फरवरी से लेकर के दिसंबर तक वो ऊपर में हेडिंग लिख दीजिए। जनवरी में क्या कीजिएगा कि जनवरी महीने का जितना इंपॉर्टेंट डेज है, महत्वपूर्ण जो दिवस है, उसको फरवरी वाले में, फिर मार्च, ऐसे करके पूरे 12 महीने का महत्वपूर्ण जो दिवस है उसको लिख लीजिएगा। ये काम केवल एक बार करना है आपको, आपका महत्वपूर्ण दिवस का नोट्स जो है वो बन जाएगा। अब जब भी किसी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो एक बार उसको पलट के देख लीजिए, वो चीज रिवाइज हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और बताएं, महत्वपूर्ण दिवस या इस तरह का जो टॉपिक है वो रटिएगा तो नहीं याद होगा, उसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल मत रटिएगा। बस रिवाइज एक दो बार, महीना में 2 बार 3 बार उसको रिवाइज कर लिए, उतना ही काफी है। तो अभी चूंकि मई का महीना है, तो मई के महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम अभी आपको लिखवा दे रहे हैं, उसको लिख लीजिए जरा सा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखेगा, वहां से भी लिखना है, और हम उसको बोलते जाएंगे तो वहां से भी इसको लिख लेंगे आप। चलिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के? हाँ, हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें लिखना है एक एक, इसमें जो, इसमें सारी चीजें जो है वो नहीं लिखना है, जो जो बता रहे हैं सिर्फ उसी को लिखिएगा। सबसे स्टार्टिंग वाला लिखिए, 1 मई। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस उस दिन मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1 मई मजदूर दिवस, लेबर डे। इस दिन जो है वो नेशनल हॉलीडे होता है, पूरे देश में छुट्टी होती है, सारे ऑफिसेज में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, स्कूल बंद रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन 1 मई को मनाया जाता है ये। दूसरा लिखिएगा, 3 मई, 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस जो है, मीडिया, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई, 3 मई। अब इसके आगे वाला हम लोगों को लिखना है, आगे लिखना है 8 मई, लिखिएगा 8 मई। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। देखिए, रेड क्रॉस जो है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है। विश्व के लगभग सभी देशों में इसके ब्रांचेज हैं, है ना। आप रांची में जाइएगा, झारखंड की राजधानी रांची है, वहां जाइएगा तो मोराबादी के पास इसकी ऑफिस है, रेड क्रॉस की। इसके लोग जो होते हैं पूरे विश्व में हैं, इसके स्टाफ, और हर देश में आपदा के समय, विपदा के समय, या कोई रोग फैल गया है, महामारी फैल गई है, उस समय ये लोग अपनी सेवाएं जो हैं वो देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसका कोई मतलब फी नहीं लगता है। हाँ बोलिए। बिल्कुल काम कर रही है ये संस्था, हाँ। कोरोना में भी ये संस्था काम कर रही है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जिनेवा में है।
और जिनेवा कहाँ है मालूम है ना? बताइए जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा। चंदन आवाज आई अब? चंदन को आवाज की शायद दिक्कत हो रही थी। चलिए ठीक है, तो रेड क्रॉस के बारे में ये बात याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला लिख लेना है आप लोगों को 11 मई। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को कहते हैं। फिर 12, हाँ फिर 12 मई लिखिएगा। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। नर्स जो है, कोरोना के समय इनका इनका महत्व बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि सारे पेशेंट को यही देख रही थी। डॉक्टर तो अपने टाइम टाइम से आते थे फिर चले जाते थे। बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है। तो इस बार इसको बहुत अच्छे से मनाया भी गया। हालांकि कोरोना तक था तो कोई फंक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन आयोजन हुआ था ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके। अगला लिखिएगा 15 मई। 15 मई विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस। अगला लिखिएगा 17 मई विश्व दूर संचार दिवस। दूर संचार इंग्लिश में कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। अगला 21 मई लिख लीजिएगा आतंकवाद विरोधी दिवस। एंटी टेररिज्म डे। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस। अगला लिख लीजिएगा 24 मई। 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल को इंग्लिश में कॉमनवेल्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। कॉमनवेल्थ क्या है? आप में से कोई बताएगा कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का क्या मतलब होता है? संध्या बताएंगी? नहीं, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को जानना चाहिए। पूरे विश्व में पूरे विश्व में एक समय में कई देशों में, या यूं कह लें कि पूरे विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजों का शासन था। इंडिया भी उनका गुलाम था। इंडिया के ऊपर भी अंग्रेजों का ही शासन था। तो जब धीरे धीरे सारे देश आजाद होते गए, इंडिया भी जब आजाद हो गया, और उसके बाद भी कई देश आजाद हुए अंग्रेजों से, तो बाद में अंग्रेजों ने एक उपाय निकाला। अंग्रेजों ने ये कहा, या ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई बहुत लंबे वक्त तक हम लोग साथ साथ रहे हैं, हमने आप पर शासन किया है, और हमारे और आपके बीच एक संबंध रहा है। तो अब तो आप आजाद हो गए हैं, लेकिन ठीक है आजाद हो गए, लेकिन हमारे बीच जो संबंध था उसको क्यों हम लोग खराब करें? तो ब्रिटेन ने एक संस्था बनाई, नाम रखा कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल। और जो देश एक समय में ब्रिटेन के अधीन थे, उसके गुलाम थे, वो सारे देशों को उसने कहा कि आप इसके सदस्य बन जाइए। हम लोग करेंगे क्या? आखिर सदस्य बन के क्या करेंगे? सॉरी। तो सदस्य बन के होता क्या है? कॉमनवेल्थ गेम होता। ठीक आने लगी। सदस्य बन के इनका कॉमनवेल्थ गेम होता है, कॉमनवेल्थ कल्चरल प्रोग्राम होता है, ताकि आपस में देशों के बीच जो संबंध है वो संबंध जो है वो बने रहे।
तो कॉमनवेल्थ क्या है? तो एक एक संगठन है जिसका मुखिया है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के गुलाम जितने देश थे वो इसके सदस्य हैं। इंडिया भी उसका सदस्य है। तो कॉमनवेल्थ के बारे में ये बात याद रखिएगा। अगला और आखिरी जो है वो लिख लीजिए, 31 मई, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। खाने वाले लोग तो अभी झारखंड में हेमंत सोरेन ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन आप लोग मार्केट में निकलते होंगे तो देखते ही होंगे हर जगह बिक रहा है, चोरी छिपे बिकता है और लोग खाते भी हैं। विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को तंबाकू के जो साइड इफेक्ट हैं उनके बारे में जागरूक करना। लोग जागरूक होंगे तो खुद ही छोड़ देंगे, जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता है, इसीलिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हो गए है ना। ये वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे और आते हैं, इसको बंद करते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, एक रोग आजकल काफी फैला हुआ है, ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? अच्छा, हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिए। बीमारी हो गई है। हम्म। चलिए ठीक कह रही हैं आप। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि कोरोना जिन लोगों को हो जा रहा है, या जो जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर है, डायबिटीज है, तो कई बार डॉक्टर लोग जो हैं उनको स्टेरॉयड नाम की एक जो टैबलेट है वो देते हैं खाने के लिए, स्टेरॉयड। और ब्लैक फंगस अधिकतर उन्हीं लोगों को हो रहा है जो अधिक मात्रा में स्टेरॉयड जो दवाई है उसका सेवन करते हैं। ठीक है, स्टेरॉयड का याद रखिएगा। अब ये ब्लैक फंगस जो रोग है, इसका एक्चुअल नाम क्या है? म्यूकर माइकोसिस। कॉपी में लिख लीजिएगा। ब्लैक फंगस तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, वास्तविक नाम है इसका म्यूकर माइकोसिस। म्यूकोर माइकोसिस इसका वैज्ञानिक नाम है इस बीमारी का। अब आप लोगों के स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, फोन या लैपटॉप स्क्रीन पे, कि इन दिनों भारत में कोरोना वायरस के साथ ही ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोविड 19 के साथ साथ फंगल संक्रमण भी हो रहा है। फंगल संक्रमण का क्या मतलब है? कवक से हो रहा है। ये बीमारी जो हो रही है वो फंगस से हो रही है। हिंदी में कहे तो कवक इसका जिम्मेदार है। यह खासकर उन लोगों को हो रहा है जो पहले से ही किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम म्यूकर माइकोसिस है। फिलहाल देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 के साथ साथ यह फंगल संक्रमण उन लोगों में होता है जो मधुमेह, मतलब डायबिटीज, या एचआईवी वायरस एड्स के लिए होता है ना, जैसी मौजूदा बीमारियों से पीड़ित हैं। यह दुर्लभ किस्म की बीमारी जो है आंखों में हो जाती है, और इससे मरीज जो बना, जिसको ये बीमारी हुई, उसकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और अगर ये कवक, ये फंगस आंखों से होते हुए वो दिमाग में आ गया तो उस मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसके लक्षण क्या क्या है? तो देखिए, वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक फंगस के कारण सर में दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाक का बंद हो जाना, अथवा देखने की क्षमता के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। अब यहां से एग्जाम में क्या पूछेगा, ये पूरी बात जानने के बाद हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले ये लिखिए कि ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नाम क्या है?
म्यूकर माइकोसिस। ठीक, एक सवाल ये बना। इस जानकारी से दूसरा सवाल ये बना कि यह एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन का मतलब कवक के द्वारा ये संक्रमण फैलता है। तो इस जानकारी से बस यही दो जो प्रश्न है वो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। एक इसका साइंटिफिक नाम और दूसरा एक क्यों होता है, कवक के कारण। आपने अगर कभी एग्जाम दिया होगा या कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह अगर आप बनाते होंगे साइंस का, तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि उसमें बीमारियों का नाम लिखा रहता है और पूछता है किसके कारण से होता है ना। बैक्टीरिया के कारण होता है कि वायरस के कारण होता है कि या प्रोटोजोआ के कारण होता है कि कवक के कारण होता है। वैसे ही ब्लैक फंगस के बारे में याद रखिएगा, यह कवक के कारण होता है, एक संक्रमण की बीमारी है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट जो डेज आप लिख रहे थे, इंपॉर्टेंट डेज लिख रहे थे ना, देखिए उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई जो छूटी हुई थी वहां पर। 18 तारीख को मई के महीने में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। इसको उसी में लिख लीजिएगा, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, एड्स 18 मई को वैक्सीन दिवस। चलिए, और यहीं पर अब वो मई के महीने में तो नहीं होता है, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको जानकारी हो तो बताइएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को, हाँ, विश्व एड्स दिवस। चलिए, अब यहाँ से बस यही इंपॉर्टेंट है। एक चीज इसमें और यहाँ लिख लेना है, इस साल मतलब वर्ष 2021 में 18 तारीख को जब ये विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया, तो इसका थीम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वैश्विक एकजुटता, साझा जिम्मेदारी। लिख लीजिए कॉपी में, विश्व एड्स दिवस, सॉरी, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2021 का थीम। थीम मतलब होता है उद्देश्य एक तरह से। उसकी थीम क्या है? वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी। एकजुटता और साझा जिम्मेदारी। देखिए ना, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी। बिल्कुल। एड्स जो रोग है वो HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? बस बस वही आप अपने स्क्रीन पर देखिए, वहां पर लिखा हुआ है, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। लिख लीजिएगा, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और लगे हाथ दोस्त, ये भी बताइए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? वो भी वही स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सारी चीजें SSC, रेलवे, ग्रुप डी के एग्जाम में तो खूब पूछा जाता है। बिल्कुल मिलेगा, PDF मिलेगा। PDF मिलेगा या फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा ऐप पर। तो अगर मान लीजिए अब कुछ छूट गया तो फिर से वीडियो देख के वहां से भी आप देख सकते हैं। चिंता करने की बात कुछ नहीं है। क्लास डेली आइए और
जो दिक्कत होगी वो खुल के बताइए कि ये दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। चलिए, एक सवाल एड्स से ही संबंधित और पूछा जाता है एग्जाम में कि एड्स रोग जब हो जाता है तो उससे उससे शरीर का कौन सा अंग अफेक्टेड होता है, किस अंग पर असर पड़ता है? हाँ। पतला तो होगा ही। हाँ, चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, मतलब इम्यून सिस्टम जो है ना हमारा, रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा की प्रणाली जो हमारे बॉडी में है, उस पर सबसे ज्यादा असर होता है और वो कमजोर हो जाती है। लिख लीजिएगा, एड्स के कारण व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। और एक बार जब इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाएगा तो सैकड़ों बीमारियां आपको एक साथ हो सकती हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, ये एड्स काफी कुछ हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, फिर एक डेट आ रहा है, इंपॉर्टेंट डेट। 18 मई के दिन ही, 18 मई के दिन ही एक और इंपॉर्टेंट डेट है जो जिसको मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, म्यूजियम जिसको कहते हैं। लिख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। आगे बढ़ते हैं, 17 मई को, 17 मई, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, विश्व हाइपरटेंशन दिवस, हाइपरटेंशन दिवस, 17 मई। विश्व हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है? अरे जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो बहुत लोगों में क्या है कि ये बीमारी हो जाती है कि छोटी सी बात भी अगर होगी तो अचानक बहुत बहुत जोर से गुस्सा हो जाएगा वो। तो ये एक बीमारी, मतलब गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बार बार गुस्सा आ जा रहा है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब है कि वो हाइपरटेंशन का शिकार है। उस व्यक्ति, इलाज है उसके लिए, लोग मेडिसिन भी खाते हैं जो हार्मोन को कंट्रोल करता है, और ऐसे कुछ योगा वगैरह लोग बताते हैं कि वो भी करने से ठीक होता है। ये 17 मई को इसको मनाया जाता है, ब्लड प्रेशर से संबंधित है। चलिए और आगे चलते हैं अब हम लोग, और चलिए एक चीज और इम्पोर्टेंट बात आ गई। आप लोग न्यूज देखते हैं या सुनते हैं? बताइए, न्यूज देखते हैं टीवी में या रेडियो पे सुनते हैं? गाजा और इजराइल, इजराइल और फिलिस्तीन में अभी युद्ध हो रहा था ना, गाजा पट्टी को लेकर के। तो ये युद्ध जो है अभी युद्ध विराम हो गया है, मतलब युद्ध विराम लागू कर दिया गया, वहां युद्ध रोक दिया गया है। तो आपको जानना ये जरूरी है कि यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बताइए। लिख लीजिएगा कॉपी में, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। दोबारा इलेक्ट हुए हैं, फिर इससे पहले भी यही थे।
ब्राजील कह रहा हूं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है वो गाजा पट्टी को लेकर के युद्ध चल रहा था। अब युद्ध विराम हो गया है, मतलब युद्ध को रोक दिया गया है। तो आपको जानना यह जरूरी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। तो नाम लिख लीजिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, यहां पर दिक्कत यह है कि इजराइल में जो है वो यहूदी समाज रहता है। यहूदी इजराइल में यहूदी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और फिलिस्तीन में इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर मोटा मोटी इसकी बात बताई जाए आपको, तो इसकी कहानी जानते हैं आप लोग थोड़ी बहुत? हाँ, खान सर का वीडियो अगर देखा होंगे तो उन्होंने भी अच्छे से समझाया है इसको, है ना। और आपको अगर डिटेल में ना याद हो तो कम से कम इतना जरूर याद रखिए कि पहले ये पूरा फिलिस्तीन ही हुआ करता था। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, वहां पर एक नया देश बना दिया, फिलिस्तीन को बांट करके इजराइल। और अभी वर्तमान स्थिति ये है कि इजराइल बहुत मजबूत कंट्री हो गया है, स्ट्रांग कंट्री है, हथियार उसके पास ज्यादा है, आर्थिक रूप से मजबूत है। तो उसने फिलिस्तीन को दबाते 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 क्या किया है कि दो हिस्से में बांट दिया है, बिल्कुल छोटा छोटा बना दिया है। उसी दो हिस्से में एक हिस्सा है जिसका नाम है वो गाजा पट्टी। अब गाजा पट्टी को लेकर के फिलिस्तीन और इजराइल में हमेशा युद्ध होता रहता है। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, अपने फोन के स्क्रीन पे, तो गाजा पट्टी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और करीब 45 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है। बस इतना ही सा छोटा है, 45 किलोमीटर लंबा है और 6 से 10 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसके तीन ओर इजराइल का नियंत्रण है और एक साइड है मिस्र। अब बात यह है कि गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन का ही एक आतंकवादी गुट है, हमास, उसका नियंत्रण है। हमास के लोग जो आतंकवादी हैं उनका नियंत्रण है और इजराइल उन्हीं पर बार बार हमला करता रहता है, जिसको लेकर के युद्ध होते रहते हैं। तो यही जानना है। चलिए और आगे चलते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखते हैं। चलिए, एक और महत्वपूर्ण चीज आ गया, ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यूनेस्को ने भारत के 6 स्थानों को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया है। संभावित सूची में है, मतलब अभी इनको अभी मान्यता अभी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि मान्यता इनको मिल जाएगी। तो ये वाली हेडिंग कॉपी में लिखिए और उन 6 जगहों का नाम अपनी कॉपी में लिख लीजिए। लिखिए कॉपी में कि यूनेस्को ने भारत के 6 स्थानों को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया। अब इन 6 स्थानों का नाम लिख लीजिए। एक है वाराणसी का गंगा घाट। ये ऑनलाइन क्लास में तो हम लोग सबको ही रुके ही हुए हैं। वाराणसी का गंगा घाट। दूसरा है तमिलनाडु में कांचीपुरम का मंदिर। तमिलनाडु में कांचीपुरम का मंदिर। मंदिर। थर्ड है मध्य प्रदेश में सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा, स्क्रीन पे देखिए वहां भी लिखा हुआ है सतपुरा टाइगर रिजर्व, थर्ड नंबर में। बिल्कुल बिल्कुल, सतपुरा की पहाड़ियां भी हैं और सतपुरा के जंगल भी हैं और उन्हीं को मिला करके वहां
टाइगर रिजर्व बनाया गया है। चौथे नंबर पर लिख लीजिएगा महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला। सैन्य वास्तुकला आर्मी से संबंधित है ये। पांचवें नंबर पे लिखिएगा हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट। स्क्रीन पे देखिए पांचवें नंबर पे हीरे बेंकल, हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट। ये कौन से राज्य में है? सामने डैश देके लिख लीजिएगा, ये कर्नाटक राज्य में है। हो गया। और अब छठा लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश जबलपुर में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। चलिए, अब यहाँ पांचवें नंबर वाला जो आपने लिखा है हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट, इसको देखा है आप लोगों ने? चलिए अभी दिखा देते हैं। देख लीजिए आप लोग, फोटो वगैरह में कई जगह देखे होंगे लेकिन आप लोगों को ये नहीं मालूम है इसके बारे में। देखिए ना, यहाँ आपको दिख रहा है, ये देखिए, दिखाई दिया? ये बहुत हजारों साल से ये चट्टाने ऐसी ही रखी हुई हैं। अब जैसे ये देखिए, नहीं ऐसा ही कैसा ही रखा हुआ है, इसीलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जगह दिया जा रहा है। ये देख रही है कैसे स्टोन सब खड़ा है, पत्थर खड़ा है एक के ऊपर एक, तो इसीलिए इसको ये मेगालिथिक साइट ये कर्नाटक में है, इंडिया के कर्नाटक में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। इसके अलावा क्या है कि यूनेस्को में भारत के 36 स्थानों को, 36 स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। भारत के ऐसे 36 स्थान हैं, 36 ऐसे स्थान हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का की मान्यता दे रखी है। उन 36 का नाम आपको एक बार याद तो जरूर करना चाहिए। यहाँ सामने स्क्रीन पे उसकी लिस्ट दी हुई है, वो लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं एक एक करके। हेडिंग दीजिएगा। हाँ, हम देख रहे हैं आप थोड़े परेशान हैं, बार बार आपका कट जा रहा है, पता नहीं क्यों कट जा रहा है आपके साइड से। यहाँ तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, हम मुझे लग रहा है आपके साइड से ही कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर देखते देखिए अब ये कैसे रह रहा है। चलिए लिखिए, हेडिंग दीजिए यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 36 36 स्थानों की सूची। हाँ 36 स्थानों की सूची। चलिए एक एक करके अब मैं बोलता जा रहा हूं। वैसे अगर आपको लिखने में दिक्कत हो तो स्क्रीन के ऊपर भी उन सब का नाम लिखा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं या सुन के भी लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले लिख लीजिए आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल। दूसरा लिखिए
आगरा का किला। दूसरे नंबर पे आगरा का किला। थर्ड नंबर पे लिखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं। चौथे नंबर पे लिखिएगा काजीरंगा अभयारण्य। असम में है, बिल्कुल ठीक। काजीरंगा अभयारण्य नेशनल पार्क है। आगे लिखिएगा केवला देव अभयारण्य। केवला देव अभयारण्य। हाँ, केवला देव अभयारण्य नेशनल पार्क है ये भी। और ये कहां पर है ये? लिख लीजिए, राजस्थान में है। हाँ, राजस्थान लिख लीजिए। अगला लिखिए महाबलीपुरम और सूर्य मंदिर। महाबलीपुरम और सूर्य मंदिर कोणार्क। महाबलीपुरम और सूर्य मंदिर। हो गया। ये तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम का मंदिर। महाबलीपुरम का मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है, और कोणार्क का जो मंदिर है वो उड़ीसा में है। दोनों को अलग अलग लिखिएगा, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, कोणार्क उड़ीसा में। आगे चलते हैं। मानस अभयारण्य। मानस असम में है। मानस अभयारण्य असम में है। हम्पी। हम्पी लिख लीजिएगा, हम्पी। हाँ, हम्पी कहां पर है बताइए? कर्नाटक में। गोवा के चर्च। गोवा के चर्च। आगे लिखिएगा फतेहपुर सिकरी। ये आगरा फतेहपुर जो सिकरी है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला लिखिए चोल मंदिर। हाँ, ये दक्षिण चोल वंश हुआ करता था। हाँ, चोल वंश जो था वो तमिलनाडु में इन लोगों का है। आगे लिखिएगा खजुराहो मंदिर। खजुराहो। खजुराहो मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में है। देखिए दक्षिण भारत के अधिक के जो मंदिर हैं वो सारे द्रविड़ स्थापत्य कला से बने हुए है ना, द्रविड़ से। चलिए, खजुराहो हो गया। आगे बढ़ते हैं। लिखिए पट्टादकल। पट्टादकल और एलिफेंटा की गुफाएं। पट्टादकल और एलिफेंटा की गुफाएं ये मुंबई में है, महाराष्ट्र, मुंबई। अगला लिखिएगा सुंदरबन का डेल्टा है, या सुंदरबन केवल लिख लीजिए। ये पश्चिम बंगाल में है। अगला लिखिएगा सांची के स्तूप। ये मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश में है। ये बौद्ध जो धर्म है उससे संबंधित है, सबसे बड़ा स्तूप है ये। हाँ, सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश। अगला लिखिएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। इसको गुलबदन बेगम ने बनवाया था। आगे लिखे नंदा देवी का पुष्प उद्यान। दिल्ली में, दिल्ली में। हाँ, नंदा देवी का पुष्प उद्यान उत्तराखंड में है। अगला लिखिएगा, उत्तराखंड में है। अगला लिखिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये रेलवे स्टेशन है मुंबई का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई। आगे लिखिएगा, अगला लिखिए चंपानेर पावागढ़। एक ही में है दोनों, चंपानेर पावागढ़, ये गुजरात में है। गुजरात, गुजरात में चंपानेर पावागढ़। ये पार्क है, नेशनल पार्क। दिल्ली का लाल किला अगला है, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली में ही है, नाम से स्पष्ट है। अगला लिखिए जयपुर का जंतर मंतर। अच्छा, जंतर मंतर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? और लोग बताइए। चंदन बताएं। फिर चंदन का लाइन कट गया है। चलिए, ये जंतर मंतर जो है ये भारत में राजस्थान के एक राजा हुआ करते थे, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, उनको खगोल विद्या में बहुत ज्यादा रुचि थी, तो उन्होंने ही इंडिया में 5 अलग अलग स्थानों पर जंतर मंतर जो है वो बनवाया था। 5 जगह पर बना था, जिसमें मेन है वो जयपुर वाला। एक इसका दिल्ली में भी है, फिर एक आपका मथुरा में है। ऐसे करके 5 जगहों पर ये है। तो जयपुर का जो जंतर मंतर है उसको इस सूची में स्थान मिला हुआ है। आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। नेक्स्ट लिख लीजिएगा कारबूजिए की वास्तुकला। कारबूजिए, कारबूजिए की वास्तुकला। कारबूजिए की वास्तुकला ये जो है आपका, एक सेकंड इसको देखना पड़ेगा, देख के बताते हैं कारबूजिए की वास्तुकला कहाँ। कारबूजिए, कारबूजिए एक व्यक्ति का नाम है, आर्किटेक्ट था, ये इंजीनियर था। और कारबूजिए की वास्तुकला, अच्छा ये इसका पूरा नाम था ली कारबूजिए। और पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो चंडीगढ़ जो है ना, चंडीगढ़ शहर का डिजाइन इसी ने बनाया था।
तो उसलिए उस वहां पर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसको इस सूची में स्थान दिया गया है। ये चंडीगढ़ जो शहर है उसका आर्किटेक्ट था, उसका प्लानर था ली कार्बुजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा पुष्प उद्यान, कंचनजंगा पुष्प उद्यान। हाँ, कंचनजंगा पुष्प उद्यान असम में है ये। अहमदाबाद शहर अगला है, अहमदाबाद शहर। मतलब पूरे अहमदाबाद जो शहर है उसी को इस सूची में स्थान दिया गया है। अगला लिखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है ये। भीमबेटका की गुफाएं मानव द्वारा चित्रकारी, मानव द्वारा चित्रकारी का पहला जो प्रमाण है वो यहीं पर मिलता है। हाँ नहीं, शैली नहीं है, ये उस स्थान का नाम है भीमबेटका। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें आदि मानवों के द्वारा चित्रकारी का एक प्रमाण मिलता है। पूरे विश्व में सबसे पहली चित्रकारी जो हुई थी वो इसी जगह पर हुई थी, है ना, भीमबेटका में। अगला लिखिएगा, कुतुब मीनार। ये दिल्ली में है, जानते होंगे आप लोग। अगला लिखिएगा, हिमालयन रेलवे। रेलवे इन दोनों लोगों का तो आ रहा है चंदन, आपको बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है। माइक एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए, देखिए ठीक हो जाएगा कहीं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, असम वगैरह के साइड, उधर जो रेलवे डेवलप हुआ है वही सब है। आवाज आई चंदन? संध्या पूछिए इनसे आवाज आ रही है कि नहीं। अब ये क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं, आप क्लास बने में बने रहिए, आपको आवाज शायद आए बाद में। चलिए उसके आगे लिख लीजिए, महाबोधि मंदिर बिहार। महाबोधि मंदिर बिहार। आई आवाज चंदन? उनको बोलिए स्क्रीन पर देख के लिखेंगे वो। अच्छा, चलिए आगे लिख लीजिएगा, गुजरात की रानी की वाव। गुजरात की रानी की वाव। गुजरात की रानी की वाव, ये गुजरात में है। आगे लिख लीजिएगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ये पश्चिम इंडिया का जो पश्चिमी छोर है उसको कहा जाता है। आगे लिख लीजिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और आखिरी जो है वो लिख लीजिएगा, राजस्थान का किला।
तो ये जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे उनकी लिस्ट है। भारत में ऐसे 36 स्थान है जिनको ये ऐसा मिला हुआ है। ये भी याद रखिए कि झारखंड का इसमें एक भी नहीं है। अब बिहार से दो है ना, एक नालंदा विश्वविद्यालय है और एक महाबोधि मंदिर। हाँ ये, हाँ दो ही है। चलिए, एक आध चीजें और हम लोगों को लिख लेनी है। लिख लीजिए एक अब अगला एक पॉइंट। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। हाँ, अब देखिए बात क्या है कि विधान परिषद क्या होता है, ये थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। विधान परिषद क्या होता है पता है? राज्य, राज्य, देश नहीं, राज्य। हाँ, तो राज्यों में दो हाउस होना चाहिए, विधानसभा और विधान परिषद। हाँ, द्विसदनीय होता है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही हाउस है, केवल विधानसभा ही है। केवल 7 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। पश्चिम बंगाल सरकार चाह रही है कि वहां भी विधान परिषद हो जाए, इसलिए उन लोगों ने एक प्रस्ताव अपना बनाया है और केंद्र सरकार को मतलब भेज दिया है। अब ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वहां विधान परिषद होगी कि नहीं। मतलब अभी इसको फाइनल ये नहीं हुआ है, केंद्र सरकार जब अप्रूव करेगी तो फाइनल होगा। बाद बाकी जो 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, 7 थे, जम्मू कश्मीर हट जाने के बाद अब 6 ही बचे हैं जहां विधान परिषद है। वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। चाय पीते हैं आप लोग? चाय पीते हैं? ऑनलाइन चाय पिलाना संभव तो नहीं है, लेकिन 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये जानिए पहले। इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा है यूएनओ को। आपकी स्क्रीन पर देखिए, उसको हम जूम कर दिए हैं, साफ साफ अब दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर ऐसा किया है। लिख लीजिएगा इसको। हो गया? सब खत्म ही होने वाला है, चिंता ना करें। आ, चलिए, ये 2 दिन वाला तो कंप्लीट हो गया। ठीक है आप लोग, 11:30 भी होने ही जा रहा है। अब हम लोग कल करेंगे क्लास, ठीक है? आपके दोस्त लोग और हैं जो लोग आज सुबह सबसे फोन पर मेरी बात हुई थी, सबको मैंने फोन किया था, तो सब ने कहा था ठीक है सर क्लास में ज्वाइन होंगे, लेकिन देखिए आप ही लोग ज्वाइन हुए, आज फिर वो लोग ज्वाइन नहीं हो पाया। अब देखिए एक सेकंड। हाँ हाँ, कृष्णा से भी बात हुई थी। एक दिन भी क्लास ही नहीं किया तो कैसे उसका छूट गया? मतलब झूठ बोल रहा है इसका मतलब। हाँ,
देखिए विजय से बात हुई थी तो विजय बोला कि ठीक है सर, आज कुछ काम आ गया था तो हम नहीं कर पाए, आज करेंगे, वो भी नहीं आए। केशव नाम का एक लड़का है, वो भी नहीं आया। चंदन तो आए हुए हैं। रोशन कुमार वो भी नहीं है। मोहित कुमार ये भी नहीं है। कृष्णा कुमार ये भी नहीं है। केशव कुमार ये भी नहीं है। बी कुमार अभी ये थे बसंत, फिर ये क्विट कर गए हैं अभी। अविनाश ये भी नहीं है। और एक और कोई लड़का है, ये भी नहीं है। कुल 11 लोग इस बैच में इनरोल करवाए हैं, लेकिन आप 3 लोग ही इस बैच से अभी क्लास कर रहे थे। देखिए अलग अलग क्लास होती है। कौन से क्लास के बारे में आप पूछ रहे हैं? देखिए जीएस का एक बैच होता है जिसमें कृष्णा ने जिसमें एनरोल करवाया है, वो तो एसएससी का बैच है, एसएससी जीएस बैच। ये जो बैच होता है इसका टाइम है शाम में 4 बजे से। एसएससी शाम में 4 बजे से। रोशन कुमार अभी ऐड हो रहे हैं, जब क्लास खत्म होने आ गया तब। रोशन माइक ऑन कीजिए अपने साइड का। इसका डिटेल जो है ना, आप लोगों को एक लिंक हम भेज देंगे, उस पर सारे क्लास का डिटेल है, वहां से देख लीजिएगा आप लोग, जो भी क्लास करना होगा इनरोल। अच्छा ये बताइए लास्ट लास्ट में चलते चलते कि क्लास में जो चीज ऑनलाइन बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर अच्छे तरह से समझ में आ रहा है तो एब्सेंट मत कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिए क्लास को। चंदन आप बताइए, आपको समझ में कुछ आया? चंदन का फिर कट गया। वो बार बार आज उसका कट ही जा रहा है बार बार। खैर ठीक है संध्या, आप ये रेगुलर क्लास कीजिए। आपके और जो दोस्त दोस्त लोग अगर होंगे, अगर करना चाहेंगे तो उनको भी बोलिएगा करने के लिए। 5 दिन जीएस और आखिर के 2 दिन करंट अफेयर्स। ठीक है ना? 10:30 बजे से डेली। ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। रोशन माइक ऑन कीजिए अपने साइड का। थैंक यू, थैंक यू। रोशन, आवाज जा रही है मेरी? अरे इतना देर से माइक ऑन कर रहे हैं, वीडियो भी ऑन कर लीजिए, माइक भी ऑन कर लीजिए दोनों। हाँ हाँ, रोशन कह रहा हूँ कि वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कर लीजिए। वहीं से हम माइक था उसी के बगल में कैमरा का फोटो है। चलिए, नहीं हो पा रहा आपसे लगता है। ठीक से देखिएगा। कह रहे क्लास खत्म हो गया तब आप ज्वाइन किए हैं रोशन? 10:30 बजे से क्लास थी ना? तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं जब क्लास 11:30 हो गया, देखिए 11:35 हो रहा है। देखिए एक बात बताते हैं, अगर क्लास करना है रोशन, आपको क्लास यहाँ किए हुए हैं, क्लास में अगर क्लास करना है ये, तो ये टेस्ट सीरीज का बैच है। सप्ताह में 5 दिन जीएस का टेस्ट सीरीज होगा, और आखिर के 2 दिन शनिवार और रविवार करेंट अफेयर्स की क्लास होगी। क्लास का पूरा वीडियो इसी ऐप पर आपको मिलेगा। आज का क्लास भी आप देख सकते हैं, है ना? और अगर करना है तो रेगुलर कीजिएगा। बीच बीच में एब्सेंट करने वाले लोग को हम नहीं रखेंगे बैच में, है ना? सबको बता दिए हैं, जो रेगुलर रहेगा वो ग्रेड बैच है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जब मन तक ज्वाइन कर लिए, जब मन तक छोड़ दिए। और दूसरी ये बात है कि क्या बता रहे थे? हाँ, क्लास के लिए लिंक एक ही है, रोज अलग अलग लिंक नहीं मिलेगी। सेम लिंक रहेगा हर दिन के लिए। तो लिंक का इंतजार मत कीजिए, लिंक आएगा तो क्लास करिए। ठीक है? ठीक है रोशन, थैंक यू। वीडियो देख लीजिए।
और अगर ठीक लगे तो कल से क्लास ज्वाइन कीजिएगा टाइम पर, ठीक है? ओके रोशन, बाय।